हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम चैप्टर 23 कर रहे थे, चैप्टर अध्याय 23। ये आपका हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान का है, ठीक है। ये इग्नू बीए का सब्जेक्ट है आपका। कोड इसका है BHD 106 या फिर EHD 06, ठीक है। आप एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। जब भी आप पेपर में जाएंगे एग्जाम देने तो आपको आपके क्वेश्चन पेपर पे इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको दोनों कोड लिखे हुए मिलेंगे, ये सेम है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। आपकी बुक पर आपके स्टडी मटेरियल पे कोई भी कोड लिखा हुआ है, चाहे BHD 101 लिखा हुआ है या फिर EHD 06 लिखा हुआ है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो हम चैप्टर 23 कर रहे थे, इसमें इसको आगे करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका हमने कर लिया था और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंदी के माध्यम से सेवाओं को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। हिंदी के माध्यम से सेवाओं को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सेवाओं को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि सेवाओं को कितने वर्गों में बांट सकते हैं, 3 वर्गों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है प्रशासनिक सेवा, ठीक है। पहला क्या है, प्रशासनिक सेवा। योग्य व्यक्तियों का परीक्षण के आधार पर चयन किया जाता है, ठीक है। जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो एग्जाम देते हैं, परीक्षा के आधार पर उनका चयन होता है। इन परीक्षाओं को चलाने वाले 2 अभिकरण हैं। केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग, जो प्रथम श्रेणी के पदों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS भारतीय पुलिस सेवा, IPS भारतीय विदेश सेवा, भारतीय आयकर सेवा, केंद्रीय सूचना सेवा, भारतीय डाक सेवा आदि विभिन्न सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करता है। इन सेवाओं में अब हिंदी तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के माध्यम से परीक्षाएं दी जा सकती हैं, ठीक है। ये जो भी परीक्षाएं होती हैं उन्हें आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप इतना समझिए कि जो भी परीक्षाएं हैं, जो योग्य व्यक्तियों का जो चयन किया जाता है परीक्षाओं के आधार पर, वो जो फर्स्ट बॉडी मतलब जो प्रथम श्रेणी के पद हैं, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा हो IAS या फिर भारतीय पुलिस सेवा हो IPS या फिर भारतीय विदेश सेवा या भारतीय आयकर सेवा, केंद्रीय सूचना सेवा, भारतीय डाक सेवा आदि जितने भी विभाग हैं, इनमें आप संविधान में लिखित जो भी लैंग्वेज है हिंदी माध्यम से और अंग्रेजी माध्यम से दोनों से आप दे सकते हैं। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग भी राज्य स्तरीय सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करते हैं, ठीक है। इसी तरह की परीक्षाएं जो हैं वो राज्य स्टेट लेवल पर भी होती हैं, राज्य स्तर पर भी होती हैं। जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है वहां हिंदी के माध्यम से इन परीक्षाओं में व्यक्ति परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। जिस भी राज्य की राजभाषा हिंदी है वहां लोग हिंदी के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग अन्य श्रेणियों द्वितीय एवं तृतीय के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है, जैसे सहायक, आशुलिपिक, अवर, श्रेणी लिपिक, आयकर निरीक्षण, पुलिस सब इंस्पेक्टर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी आदि। ये परीक्षाएं हिंदी माध्यम से दी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेवा, भर्ती बोर्ड, कृषि वित्त अधिकारी, विधि अधिकारी, औद्योगिक अधिकारी, चार्टर्ड लेखपालों की नियुक्ति के संबंध में प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित किया जाता है। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो अलग अलग स्टेट लेवल पर और केंद्र लेवल पर होती हैं, वो आप जो भी वहां की लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी राजभाषा है या अन्य में आप दे सकते हैं। अन्य अभिकरण जैसे रेल, राष्ट्रीयकृत बैंक, आयकर विभाग, सीमा कर विभाग, पुलिस
सशस्त्र सेवा, भारतीय जीवन बीमा निगम, तट रक्षा आदि विभिन्न विभाग भी अपने स्तर पर विभिन्न पदों के लिए चयन परीक्षा के आयोजन करते हैं। ठीक है, ये सभी भी अपने अपने स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन करवाते हैं। इनमें हिंदी एक प्रश्न पत्र होता है। ठीक है, इसमें हिंदी एक प्रश्न होता है, साथ ही अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र रहता है। ठीक है, एक तो आपको क्वेश्चन पर हिंदी का मिलेगा और अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के, इस तरह से जो भी वहाँ के सब्जेक्ट हैं उनमें आपको परीक्षा देनी होती है। तकनीकी सेवाओं में प्रौद्योगिकी, औद्योगिकी, चिकित्सा, उत्पादन, कृषि आदि क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा का माध्यम अभी तक अंग्रेजी है। ठीक है, इस तरह के जो क्षेत्र हैं इनमें शिक्षा का माध्यम क्या है? अंग्रेजी है। इसलिए परीक्षाओं का माध्यम भी मुख्यतः अंग्रेजी होता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी सेवाएं हैं, जो तकनीकी सेवाएं हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, प्रौद्योगिकी से संबंधित है, ठीक है, औद्योगिकी से संबंधित है, चिकित्सा, कृषि, इनका माध्यम इंग्लिश में इनकी पढ़ाई भी होती है और इनका एग्जाम का माध्यम भी अंग्रेजी ही होता है। ठीक है, इन सेवाओं के लिए सभी स्थानों पर प्रवेश परीक्षा नहीं होती। कुछ के लिए केवल साक्षात्कार को चयन का आधार बनाया जाता है। इसके लिए भी अंग्रेजी ही माध्यम होती है। इस प्रकार तकनीकी सेवाओं में हिंदी का स्थान गौण है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें वाणिज्य व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वाणिज्य व्यापार। वाणिज्य व्यापार वास्तव में काफी बड़ा क्षेत्र है, जिसमें मुख्य तौर पर बैंक आते हैं। इनमें भी दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक काउंटर संपर्क और दूसरा काउंटर के पीछे का कार्य होता है। ठीक है, पहला तो काउंटर संपर्क का कार्य होता है, दूसरा काउंटर के पीछे का कार्य होता है। ये थोड़ा लाइट हो रहा है पीडीएफ, अब मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है, पहला क्या होता है? काउंटर संपर्क का कार्य होता है, दूसरा काउंटर के पीछे का काम होता है। ठीक है, काउंटर संपर्क में हिंदी भाषी क्षेत्र में अवश्य हिंदी का यथासंभव व्यवहार होता है। ठीक है, जो काउंटर संपर्क का कार्य होता है वो ज्यादातर हिंदी में होता है, किंतु अन्य प्रकार के कार्य जैसे ऋणों की मंजूरी आदि सभी कार्य अंग्रेजी के माध्यम से होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो काउंटर के सामने का कार्य है वो तो हिंदी में होता है ज्यादातर, लेकिन काउंटर के पीछे का कार्य ज्यादातर इंग्लिश में, अंग्रेजी में किया जाता है। इन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड हिंदी माध्यम से भी परीक्षाओं का आयोजन करता है। ठीक है, अगर आपने कभी बैंकिंग की परीक्षा दी होगी तो आपको पता होगा या आपको सुविधा है, आप परीक्षा हिंदी इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन है, भाषा संबंधी विभिन्न योजनामूलक क्षेत्रों के बारे में बताइए। ठीक है, भाषा संबंधी विभिन्न प्रयोजनामूलक क्षेत्रों के बारे में आपको बताना है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं अनुवाद और भाषा शिक्षण पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको आंसर यही देना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। राजभाषा और उच्च शिक्षा की भाषा हिंदी के व्यवहार से कई अन्य क्षेत्र विकसित हुए हैं। अनुवाद, भाषा शिक्षण, कंप्यूटर अनुप्रयोग, पुस्तक प्रकाशन, पत्रकारिता, जन समाचार आदि, इनका विस्तार से वर्णन इस प्रकार है। ठीक है, अनुवाद, फर्स्ट हेडिंग आपकी है अनुवाद। सबसे ज्यादा भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो भाषाएं हैं वो किसमें बोली जाती हैं? भारत में बोली जाती हैं। विभिन्न प्रदेशों की भाषाएं शिक्षा, प्रशासन और सेवा का माध्यम है। ठीक है, हमारे देश में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और विभिन्न प्रदेशों की, जो अलग अलग प्रदेशों की भाषाएं हैं वो शिक्षा, प्रशासन और सेवाओं का माध्यम है। साहित्यिक, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम भी विभिन्न भाषाएं हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय भाषाओं के बीच सेतु का कार्य हिंदी
कर सकती है। इसके लिए अनुवाद महत्वपूर्ण उपकरण होता है। तभी तक विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कार्य साहित्यिक संरचनाओं तक सीमित रहा है। ज्ञान विज्ञान के साहित्य के अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक है। अनुवाद का एक संदर्भ है। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद विश्व की किसी भी भाषा की महत्वपूर्ण कृति का अनुवाद अंग्रेजी में एक ही वर्ग के अंदर हो जाता है। इससे अंग्रेजी को विश्व भाषा या विश्व की खिड़की माना जाता है। ठीक है, अंग्रेजी को क्या माना जाता है? विश्व की भाषा या विश्व की खिड़की माना जाता है। इसी आधार पर अंग्रेजी वालों ने अंग्रेजी को समृद्ध किया है। अंग्रेजी में कुछ कृतियां का अनुवाद हिंदी भाषा में किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी की कुछ ऐसी कृतियां हैं जिनका अनुवाद हिंदी में हुआ है, लेकिन तब तक बहुत समय बीत चुका होता है और ज्ञान भी नया नहीं रह जाता। यदि हमारे यहाँ भी चीनी, जापानी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी आदि विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में अनुवाद किया जाए तो इससे हिंदी तो समृद्ध होगी ही, साथ ही इन भाषाओं से हिंदी में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कई नए क्षेत्र खुलेंगे जिसमें लोगों को नौकरी मिलेगी। फिर हिंदी से विभिन्न भारतीय भाषाओं में यह ज्ञान अनुदित किया जा सकता है। तब हिंदी भारत की अन्य भाषाओं के लिए ज्ञान की खिड़की का कार्य करेगी। अगर हमारे यहाँ भी अलग अलग भाषाओं में किताबों का ट्रांसलेट किया जाए, उनका अनुवाद किया जाए, तो हमारे यहाँ बहुत सारे जॉब की नौकरी के अवसर भी खुलेंगे और हमारी हिंदी भी समृद्ध होगी। इसके लिए विश्वविद्यालयों को, जिनमें विदेशी भाषाओं की पढ़ाई होती है, अपने पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करना होगा। आज भी अनेक विश्वविद्यालयों ने विदेशी भाषा शिक्षण विभाग विदेशी भाषा से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से विदेशी भाषा में अनुवाद पर बल देते हैं। बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो इस पर बल देते हैं। अनुवाद देश और काल की सीमाओं का अतिक्रमण करने वाला एक महत्वभाषिक साधन है। ठीक है, यहाँ थोड़ी पीडीएफ लाइट हो रही है, आप समझने का प्रयास करिए। अनुवाद देश और काल की सीमाओं का अतिक्रमण करने वाला एक महत्तर भाषिक साधन है। विशेष रूप से यह एक औजार या उपकरण है जो भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विभेदों को स्थानीय तथा वैश्विक स्तर पर दूर कर पारंपरिक संबंध स्थापित कर सकता है। विश्व की अनगिनत भाषाएं आज अपनी अपनी सांस्कृतिक और जीवन की विधियों को संचालित कर रही हैं और विविधताओं में समन्वय स्थापित करने का एकमात्र साधन अनुवाद ही है। ठीक है, भाषिक वैविध्य सांस्कृतिक और सामाजिक वैविध्य को जन्म देता है, किंतु इन वैविध्य को दूर कर विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश में सादृश्य पैदा करने की क्षमता केवल अनुवाद में ही निहित होती है। ठीक है, अनुवाद के माध्यम से ही हम अलग अलग भाषाओं को सुदृढ़ कर सकते हैं या हिंदी भाषा को प्रोत्साहित कर सकते हैं। भाषा शिक्षण, दूसरा पॉइंट आपका है भाषा शिक्षण। स्कूल स्तर पर भी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा के प्रारंभिक कौशलों से प्रारंभ करके धीरे धीरे उन्हें मानव मूल्यों की जानकारी और व्यक्तित्व विकास आदि की बातें बताई जाती हैं।
इन चीजों के लिए प्रेरणाप्रद साहित्यांशों का चुनाव कर छात्रों में अपेक्षित जानकारी और समझ विकसित की जाती है। माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा साहित्योन्मूलक होती जाती है। इससे साथ ही भाषा के आधारभूत तत्वों का भी ज्ञान प्रदान किया जाता है। विश्वविद्यालय स्तर पर मात्र साहित्य का अध्ययन कराया जाता है। राजभाषा के स्तर पर सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान है। छात्र अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई करने के बाद जब सेवा में प्रविष्ट होते हैं तब उन्हें राजकाज की भाषा हिंदी और विश्वविद्यालय स्तर पर सीखी हिंदी में काफी अंतर मिलता है। जिनसे उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इधर कुछ वर्षों से कुछ विश्वविद्यालयों में कुछ प्रयोजनमूलक हिंदी शिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनसे सेवा पूर्व प्रयोजनमूलक भाषा, कार्यालयी हिंदी, बैंकिंग हिंदी आदि का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हिंदी भाषा अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं रह गई, यह अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनी जगह बना रही है। यदि इसके बोलने समझने वाले लोगों के आंकड़े इकट्ठे किए जाएं, तो यह विश्व की नंबर 1 भाषा हो सकती है। ठीक है, हमारी जो हिंदी है ये विश्व की नंबर 1 भाषा बन सकती है। नहीं तो चीनी के बाद यह नंबर 2 पर तो है ही। हिंदी सीखने के लिए विदेशों में एक आकर्षण है। विदेशों में लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ी और पढ़ाई जाती है, लेकिन इसे पढ़ाने के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक पाठ्यक्रम का अभाव है। अच्छी शिक्षा सामग्री का भी अभाव है। भारत से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा विदेशों में हिंदी के शिक्षण के लिए अध्यापक चुनकर भेजे जाते हैं। कई बार साहित्य के अध्यापकों को भी अध्यापन का कार्य सौंपा जाता है। भाषा शिक्षण और उपयुक्त भाषा शिक्षण सामग्री निर्माण ज्ञान न होने के कारण वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कई बार देखा गया है कि अध्यापक को अंग्रेजी इधर भाषाओं का अध्ययन तक नहीं करते हैं। ठीक है, फिर वे यहाँ पर ये पीडीएफ थोड़ी लाइट हो रही है, मैं आपको बता रही हूँ। भाषा शिक्षण और उपयुक्त भाषा शिक्षण सामग्री निर्माण ज्ञान न होने के कारण वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। कई बार देखा गया है कि अध्यापक तो अंग्रेजी इधर भाषाओं का अध्ययन तक नहीं कर पाते हैं, फिर वे उन भाषी छात्रों की भाषा संबंधी कठिनाइयों को क्यों और कैसे समझ पाएंगे। इस दिशा में सरकारी स्तर पर कारगर उपाय करने की आवश्यकता है। जो अध्यापक फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों में एक बार अध्यापन कर चुके हैं और उन्होंने उस भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनकी योग्यता और अनुभव का लाभ सरकार को उठाना चाहिए। विदेशों में ऐसा ही होता है। इन क्षेत्रों में बहुत कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है। जहां तक वैज्ञानिक पाठ्यक्रम निर्माण की बात है, पिछले विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 न्यूयॉर्क में 2007 का हिंदी सम्मेलन हुआ था, में केंद्र हिंदी संस्थान आगरा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण पाठ्यक्रम का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। यदि सामग्री का भी
निर्माण केंद्र स्तर संस्थाओं गत पर किया जाए, अगर सामग्री का निर्माण केंद्र स्तर पर किया जाए तो बहुत बड़ी कमी को पूरा किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि विदेशों में भी बहुत ज़्यादा मांग है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर हिंदी को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, पढ़ने पढ़ाने की संख्या बहुत ज़्यादा है पढ़ने वालों की। वहाँ पर योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, या जो शिक्षक चुनकर जाते हैं वो उनकी भाषा और अपनी भाषा में उन्हें कठिनाई होती है। ठीक है, वहाँ की भाषा को समझने में और अपनी भाषा को उन्हें समझाने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विदेशों को हिंदी पढ़ाना, ठीक है, विदेशियों को हिंदी पढ़ाना मातृभाषा शिक्षण से बिल्कुल अलग है। इसके लिए अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए। विशेषकर विदेशों में हिंदी अध्यापकों को भेजने से पूर्व उनका विधिवत प्रशिक्षण हो और उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हिंदी शिक्षण सामग्री निर्माण की भी योग्यता प्रदान की जाए। तभी विदेशों में भारत में भी विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण सफल हो पाएगा। ठीक है, विदेशों में जो लोग हिंदी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वो ट्रांसलेट कर पाए अपनी बात को, वहाँ के छात्रों को समझा पाए, उन छात्रों की बात को खुद भी समझ पाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सूचना प्रौद्योगिकी। आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आज का टाइम सूचना प्रौद्योगिकी का है। ठीक है, बिना इसके हम आज के टाइम में लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज के समय कंप्यूटर का प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में किया जा रहा है। इसका उपयोग प्रशासन, वाणिज्य, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है और इस कार्य को हिंदी के माध्यम से भी किया जा सकता है। व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना होगा। सेवाकालीन प्रशिक्षण संबंधी विभागों में भी दिया जाता है। ठीक है, यहाँ ये प्रशिक्षण जो भी सेवाकालीन विभाग है उनमें भी दिया जाना चाहिए, किंतु वह केवल अंग्रेजी में ही है, लेकिन ये जो प्रशिक्षण है वो केवल इंग्लिश में है। हिंदी में जो कंप्यूटर ज्ञान दिया जाता है शब्द संसाधन तक ही सीमित रहता है। ठीक है, जो भी कंप्यूटर ज्ञान है वो इंग्लिश में है और अगर हिंदी में दिया भी जाता है तो वो बहुत सीमित है। एक और समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि हिंदी फॉन्ट्स के मानकीकरण का अभाव है। ठीक है, हिंदी जो फॉन्ट है इसके मानकीकरण का भी अभाव है। हिंदी में सैकड़ों फॉन्ट्स उपलब्ध हैं, जैसे अंग्रेजी, एरियल, टाइम्स रोमन आदि स्टैंडर्ड फॉन्ट्स हैं, जिनका प्रयोग पूरी अंग्रेजी कंप्यूटर पर किया जा सकता है। हिंदी में यदि हमने कोई फाइल योगेश, सुरेश, अक्षर या कृतिदेव आदि में तैयार की और उसे जब हम दूसरी जगह भेजते हैं तो वहां उस फॉन्ट के अभाव में फाइल नहीं खुल पाती। यह अनेक रूपता हिंदी के कंप्यूटरीकरण की सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है, कई बार अगर आपने ध्यान दिया होगा या आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आई होगी कि आपको कोई फॉर्म या कोई भी फाइल हिंदी में जो है और वो आपके कंप्यूटर पर नहीं खुलती है। ठीक है, तो ये इसी तरह की समस्याएं हिंदी फॉन्ट में आती हैं कि जो फॉन्ट में फाइल लिखी गई है अगर वो आपके कंप्यूटर में नहीं है तो फिर आपके कंप्यूटर में वो हिंदी की फाइल ओपन नहीं होगी। कई हिंदी कार्यक्रमों का विकास किया गया है, किंतु उन कार्यक्रमों के आधार पर कोई ड्रॉ या एडोब आदि के कार्यक्रम नहीं चल पाते हैं। इससे कंप्यूटर प्रयोक्ता हिंदी के कार्य से हिचकिचाते हैं। ठीक है, हिंदी में कंप्यूटर पे हिंदी से काम करने में वो लोगों की इसलिए हिचकिचाहट होती है क्योंकि अगर आप कोई फाइल बनाकर
किसी को मेल करते हैं, भेजते हैं, अगर वो फॉन्ट दूसरे के कंप्यूटर में नहीं होगी तो वो वाली फाइल आपकी वहां पर नहीं खुलेगी। ठीक है, CD-DAC जैसी संस्थाओं को इस दिशा में स्थित को सुधारने के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जिन्हें इस फील्ड में काम करना चाहिए कि इस स्थिति को वो सुधारें। अगर यह संभव हो तो लाखों लोगों को रोजगार मिलने की सुविधा हो जाएगी। ठीक है, अगर हिंदी आसानी से कंप्यूटर में यूज होने लगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें पूछा गया है, आपको बताना है कि पुस्तक प्रकाशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है पुस्तक प्रकाशन। विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में अनुवाद से कार्य को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जो भी विदेशी भाषाएं हैं अगर उनसे सीधा हिंदी में अनुवाद किया जा सके तो इससे भी काफी बढ़ावा मिलेगा काम को। पुस्तक लेखन और प्रकाशन का काम भी बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पत्रकारिता और जनसंचार। इसकी स्थिति में अभी और सुधार करने की आवश्यकता है। भारत में अनेकों चैनलों के कार्य करने से हिंदी में कार्यक्रम लेखन, अभिनय आदि की मांग है और रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हो रहे हैं जो आजीविका का साधन खोल रहे हैं। ठीक है, अगर पत्रकारिता और जनसंचार को बढ़ावा दिया जाए तो इससे भी बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसकी व्यवस्थित एवं क्रमबद्धता से सुधार होने से हिंदी भाषा का भी विकास होगा और यह कि मुख्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में उभरेगी और इससे व्यक्तियों को रोजगार मिलेंगे और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इन सारी चीजें अगर हिंदी में होने लगे और कंप्यूटर में हिंदी का उपयोग आसानी से किया जा सके तो बहुत सारे रोजगार भी उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि हिंदी को कंप्यूटर में किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये लास्ट आपके चैप्टर के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, नहीं वीडियो आपका काफी बड़ा हो जाएगा, इनको यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।